सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का। फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। जैसा कि ऊपर विषय है अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद दी, तो चंद्रशेखर आजाद जिनका बारे में आज हम पढ़ेंगे, उससे पहले 1 वर्ष पहले हमारे साथ एक घटना घटी थी। इसी विषय में 1 मिनट में बताएंगे। व्हाट्सएप पे थे तो एक भीमवादी दल के ग्रुप में हमें ऐड किया गया था, हम नाम नहीं लेंगे। वहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी का जयंती थी, शायद आज ही का दिन था। तो एक व्यक्ति ये क्लेम कर रहा था कि वो कम्युनिस्ट थे, नास्तिक थे, लेकिन जितना मेरी जानकारी थी, हम पढ़े हुए थे राम प्रसाद बिस्मिल को, तो इतना तो हम जानते थे कि उन्हीं के दल से थे वो, तो नास्तिक तो नहीं हो सकते। तो उसको हमने बोला कि अपना पक्ष सिद्ध करो, वो कर नहीं पाया, भाग गया गाली वाली देके। लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे जितने भी महान क्रांतिकारी आदि हुए, उन सबको जो है तथाकथित दलों द्वारा या तो नास्तिक कम्युनिस्ट बनाया जा रहा है, या उसके पीछे कुछ विधर्मियों का हाथ है, कुछ तथाकथित कम्युनिस्टों का हाथ है, और कुछ जो नए नए दल बन गए हैं जो कि बाबा साहब को ऊपर रख के उनके नाम से अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ऐसे लोग भी इसके पीछे हैं। तो इन षड्यंत्र से सावधान रहिए, ठीक है। तो आइए आज हम इनका सही इतिहास जानेंगे और तथ्य प्रमाण के साथ जानेंगे, और जो उचित इतिहास है बता रहे हैं। चलिए, हाँ देखिए, जनेऊधारी को नास्तिक बोल रहे हैं, अब इससे बड़ी अतिशयोक्ति क्या ही होगी। तो चंद्रशेखर आजाद जी का जो जीवन था वो मात्र 25 वर्ष की आयु का रहा। 25 वर्ष की आयु में बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं या और जॉब आदि के लिए लगते हैं। उस समय वो देश धर्म के ऊपर मर मिटने वालों में से एक हो गए। कितनी बड़ी बात है। इनकी निर्दयता के कारण ही इनको आजाद नाम से पुकारा जाने लगा, और इसके लिए एक केस भी होता है जो अभी हम आप लोगों को बताएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आइए, चंद्रशेखर आजाद जी का जो जन्म है वो 23 जुलाई सन 1906 को झाबुआ जिला भांवरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था और माता का नाम जगरानी देवी था। उनको पहलवानी का शौक अपने चाचा जी को देखकर हुआ। उनके पिता उनको संस्कृत का विद्वान बनाना चाहते थे, पर वो बचपन से कुशाग्र बुद्धि के तो थे, लेकिन थोड़ा नटखट स्वभाव के थे। वो बनारस में संस्कृत कॉलेज में पढ़ रहे थे, तभी असहयोग आंदोलन छिड़ गया और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उनकी आयु मात्र 14 वर्ष थी, यानी 14 वर्ष का बालक जो है स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा। अब सोचिए उसके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई होगी, अभी आगे जानेंगे। अदालत ने उन पर मुकदमा चला दिया और मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बोला आजाद। तो बोला पिता का नाम क्या है, तो बोला स्वाधीनता। बोला घर कहाँ है, तो बोला जेल खाना। ये सुनकर मजिस्ट्रेट ने उनको 16 कोड़े मारने की सजा सुनाई। यानी इस उम्र में बच्चा, इतने उच्च विचार थे उसके, और कितने क्रांतिकारी विचार थे सोचिए। 1921 की घटना है जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था। बनारस के बाजार में स्त्री पुरुष बच्चे नारे लगा रहे थे और स्वदेशी की मांग कर रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन आंदोलन का जो मुखिया था वो गांधी जी को बनाया गया। अब वो किस हद तक सही थे गलत थे वो अलग विषय है। भीड़ पर लाठियां बरस रही थी, तभी एक किशोर ने सड़क से पत्थर उठाया और पुलिस अफसर पर मार दिया और फरार हो गया, और उसको जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करने से पहले उस युवक की तलाश की गई जिसने चंदन लगाया हुआ था और पत्थर फेंक के मारा था, तिलक लगाया हुआ था। तो सारे छात्रावास को खंगाला गया और ढूंढने पर वो आजाद जी को पकड़ लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। रात में जब एक सिपाही आता है जेल खाने में तो देखता है कि वो पुसम मार रहे थे, तो वो देख के दंग रह गया कि जिस बच्चे को बंद किया गया है वो पुसम मार रहा है इतनी रात में भी। वो बच्चा निर्भीक था, लेकिन चूंकि सजा सुनाई गई थी तो भुगतनी ही थी। उनको 16 कोड़े रात में मारे गए। ठंडी का समय था, नवंबर दिसंबर का महीना था, रात में ठंडी पड़ रही थी। खाली वो नीचे का वस्त्र पहने थे, ऊपर का वस्त्र निकाल दिया गया और उनके पीठ पर 16 कोड़े मारे गए।
अब आजकल आपको ठंडी में जरा सा चोट लग जाती है तो आप कराह जाते हैं, और कोड़ों की सजा ठंडी में जब लगेगी तो वो 10 गुना ज्यादा चोट लगती। सोचिए कितना असहनीय पीड़ा हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने झेल लिया। अब इसके पीछे उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, इतना बल उनमें आया कहाँ से, वो हम अंत में जानेंगे। अभी आप लोगों को उनकी हम जीवनी शॉर्ट में बताने का प्रयास करते हैं। इस घटना के बाद जैसे ही वो जेल से छूटे, उनकी जो वीरता की चर्चा थी पूरे नगर में फैल गई, और उस समय एक समाचार पत्र निकलता था, उसका नाम था मर्यादा समाचार पत्र। उसमें वीर साहसी बालक नाम का एक आर्टिकल छपा, जो कि चंद्रशेखर आजाद जी को समर्पित था। उनको बचपन से तीरंदाजी का शौक था। एक बार की बात है, उनके जो पिता थे सीताराम तिवारी जी, उन्होंने उनको एक खिलौना दिया बंदूक का, उसमें एक राउंड फायर करने का बारूद का साथ में दिया। यानी एक तरीके का वो खिलौना था, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी कोई गन आती थी। लेकिन अब चूंकि उनके मन में लगन लग चुकी थी क्रांतिकारी बनने की, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पिताजी के बगीचे से कुछ अमरूद तोड़े, बगीचे में ढेर सारे, और उसको ले जाके बाजार में बेच दिया। उससे जो धन आया उससे बारूद खरीदा। ये बात पिताजी को पता चल गई, उन्होंने बहुत पिटाई लगाई। उन्होंने कहा कि हम तो बच्चा समझे थे, लेकिन तुम्हें ये सब बनना है। देखिए, माँ बाप तो इन सबसे दूर रखते ही थे बच्चों को। यही चीज राम प्रसाद बिस्मिल के केस में भी थी कि माँ बाप, हालांकि बाद में माँ बाप ने साथ भी दिया, लेकिन लोग डरते थे कि हमारा बच्चा इस सब में क्यों जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजों से, समझ रहे हैं ना, उस समय मुकाबला करना बड़ी बात थी। अब इसके बाद पिताजी ने क्या किया कि उनको सोचा कि इसको बिजनेस में लगा दिया जाए, तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी को एक धंधे में लगा दिया, नौकरी का प्रबंधन कर दिया। लेकिन चूंकि उनका मन तो दूसरी तरफ चला गया था, तो वो मोतियों के व्यापार के लिए बंबई चले गए। जब बंबई पहुंचे तो वहां जहाज में रंगदारी का काम मिल गया, यानी जो रंगाई पुताई आदि करते थे जहाज में, वो कार्य उनको मिल गया। कहने को तो वो कार्य मिल गया, लेकिन वो कार्य उनके लिए नरक के समान था। रात में जब वो सोते तो वहां पर बीड़ी की गंध आती थी, क्योंकि मजदूर सारे वहीं लेटते थे उस उमस भरे माहौल में। तो वो सह नहीं पाए, क्योंकि गांव की स्वच्छ हवा में रहने वाला बालक, खुले में रहने वाला बालक, खुली सांस लेने वाला, व्यायाम करने वाला, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा हो, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल के दल का सदस्य हो, वो जो ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता हो, जो सुबह उठ के योग प्राणायाम करता हो, वो बच्चे को आप ऐसे माहौल में अगर डाल देंगे तो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। तो वहां घुटन होने लगी, तो वो वहां से निकलने का प्लान बनाने लगे कि जब नौकरी ही करना था तो अपने नगर में ही ठीक था, मैं मुंबई तो बेकार में आ गया। उनके मन में था कि जो मोतियों का कार्य है उससे ज्यादा धन मिलेगा, इसलिए मुंबई चलते हैं। लेकिन ये योजना सफल ना हो सकी और वो वापस लौट आए। अब आगे देखिए क्या होता है। वो रास्ते में आ ही रहे थे कि बीच में शिव विनायक मिश्र जी मिले। वो पहचान गए कि ये चंद्रशेखर आजाद है। उन्होंने कहा, बेटा अब तुम संस्कृत पढ़ोगे। तो उन्होंने उनकी बात को मान में रखते हुए, उनका मान रखा उनकी बात का, और उनको दाखिला करा दिया संस्कृत पढ़ने के लिए। लेकिन जिसका मन लगा हो क्रांतिकारी विचारधारा में, देश को आजाद कराने में, वो कहाँ पढ़ेगा। तो उन्होंने उस क्षेत्र में उनकी रुचि नहीं लगी। सन 1922 की बात है, काशी में बंगाल के कुछ क्रांतिकारी लोग राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में गुप्त संगठन बनाने के लिए निकल पड़े। इस संगठन के 2 सदस्य से आकस्मिक ही चंद्रशेखर आजाद जी की भेंट हुई। एक का नाम था प्रणवेश चटर्जी और दूसरे थे मनमथनाथ गुप्त। ये मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी, ये दोनों ही चंद्रशेखर आजाद से मिले और इन्होंने इनको अपने दल के बारे में बताया। और अंततः उनकी मुलाकात हुई राम प्रसाद बिस्मिल से, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, जिन्होंने स्थापना की थी इसकी। और इसके ऊपर आप लोगों ने एक गीत भी सुना होगा, मनोज कुमार की एक फिल्म थी क्रांति, नहीं कौन सी फिल्म थी वो, जिसमें एक गाना नहीं है, ए वतन तुझको मेरी कसम, या है ना करके गाना। तो उसमें आप लोगों ने एक सीन देखा होगा जिसमें भगत सिंह जी जाते हैं और मोमबत्ती के ऊपर उनका हाथ रखवाते हैं। कौन रखवाते हैं? चंद्रशेखर आजाद जी रखवाते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है, चले जाओ अपनी माता जी के पास। तो बोले नहीं, मैं देश को ही माता मानता हूँ। तो उन्होंने कहा, ये सब बातें होती हैं, अभी माता के ऊपर जरी सी मुसीबत आएगी तो पहले भागोगे तुम ये छोड़ के। या तो अपनी माता को छोड़ दो या भारत माता को छोड़ दो, दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी। या तो उनको छोड़ के फिर यहाँ आओ। मतलब उनका ये कहना था कि रिश्ते नाते छोड़ना है, तभी यहाँ आप आना है, तभी सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने प्रण लिया मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख के, और जब देखा कि उनका प्रण सही है, तब उन्होंने अपनी पार्टी में उनको वापस मतलब ले ही लिया, दाखिला दे दिया। तो
ये घटना आप लोगों ने मनोज कुमार की फिल्म में देखा होगा, तो घटना यहीं से निकलती है सारी, क्योंकि ये सारे लोग पहले जाके शामिल होते हैं राम प्रसाद बिस्मिल के साथ। अब वो कब होते हैं तो अब आगे देखिए। चंद्रशेखर आजाद जी जो थे अलग अलग वेशभूषा बनाते थे, कभी वो पंडित बन जाते थे, कभी वो पुलिस वाला बन जाते थे, कभी वो ब्राह्मण बन के लोगों को पढ़ाते थे, कभी वो कुछ बन जाते थे, कभी वो अध्यापक बन जाते थे। तो अलग अलग वेशभूषा बनाने में वो माहिर थे, इसीलिए पुलिस कभी उनको पकड़ नहीं पाई। और ये सत्य बात है कि उनकी मृत्यु भी हुई तो पुलिस की गोली से नहीं हुई, पुलिस कभी उनको टच तक नहीं कर पाई, पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, अगला देखिए। इसी बीच में चंद्रशेखर आजाद जी ने वेशभूषा बदल ली, वो ब्राह्मण बन गए और घाट किनारे रामायण का पाठ करने लगे। झांसी के पास सतारा नदी पर ब्रह्मचारी हरिशंकर के रूप में रहने लगे और रामायण का पाठ करने लगे, और लोग देख के दंग रह गए कि कितनी अच्छी रामायण का पाठ करता है ये बच्चा। एक बार की बात है, दो पुलिस वालों ने उनका रास्ता रोक लिया और पूछा कि क्या तुम चंद्रशेखर आजाद हो? तो उन्होंने उत्तर दिया उसको, कितना सुंदर उत्तर दिया, ये सुनिए कि बच्चा, साधु तो सदा आजाद ही रहता है, वो तो बैरागी बन के घूमता है, वो तो सदा आजाद है, तो हमसे क्या पूछ रहे हो, तुम आजाद हो? खैर पुलिस वालों ने बहुत ढूंढा पर पता नहीं लगा पाए, क्योंकि उन्होंने पूरा भेष बदल लिया था, पूरे गंजे हो गए थे, मुंह छादी रख लिया था, और उनका चित्र भी नहीं था पुलिस के पास, तो पकड़ते कैसे? इसी बीच में एक बहुत बड़ी घटना घट गई। 1925 9 अगस्त सन 1925 को भारत के इतिहास का बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी दल रवाना हुआ काकोरी कांड के लिए। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड किया, जिसमें 8 डाउन सवारी गाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूटा। लखनऊ से पश्चिम की ओर छोटे जंक्शन से अशफाक उल्लाह खान, अब देखिए एक बात आप लोगों को जरा क्लियर कर दें यहाँ पे, अशफाक उल्लाह खान सोच के ये जुमलाबाजी में मत फंसिएगा कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, वो है ना कहावत, क्या कहते हैं, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं शामिल नहीं है। अशफाक उल्लाह खान की जीवनी पढ़ो, वो राम राम चिल्लाते हैं, आरसमन मंदिर में हवन करते हैं। जब वो आरसमन मंदिर में हवन करते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ बैठ के, तो वहां के मुसलमान लोग कहते हैं काफिर हो गया, मुर्तद हो गया। तो ये सब क्या है? इससे सिद्ध होता है कि जो भी मुसलमान लोग देशभक्त हुए वो कहीं ना कहीं भारत के कल्चर से जुड़े थे, वो भारत माता का सम्मान करते थे, वो देश की मिट्टी को प्रेम करते थे, यहाँ की जो संस्कृति है उससे प्रेम करते थे, तब वो देशभक्त हुए, ना कि अरब की संस्कृति से प्रेम करते थे जो 1400 साल पहले आई। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? जितने लोग भी देशभक्त होते हैं वो देश की संस्कृति से प्रभावित होते हैं। तो जो भारत की कोर संस्कृति है वो क्या है? वो सनातन संस्कृति है। भारत की संस्कृति राम से है, कृष्ण से है, हनुमान से है, ठीक है, गौतम गढ़ा जैमिनी से, ना कि भारत की संस्कृति जो है वो किसी पैगंबर से है। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो जब अशफाक, आज भी आप देख लीजिए कोई मुस्लिम भाई आता है आपके मंदिर में, नहीं आता ना पूजा पाठ करने, लेकिन वो जाते थे, तो समझ लीजिए वो वैसे मुसलमान नहीं थे जैसे लोग उनको पोर्ट्रे करते हैं। समझ रहे हैं ना? इसके खिलाफ भी एक षड्यंत्र चल रहा है कि वो जो थे कम्युनिस्ट थे। तो इन सब चीजों से थोड़ा सावधान रहिए, यहाँ कुछ चीजें क्लियर कर रहे हैं जानबूझ के, ये बच्चों को फंसाया जा रहा है बड़े षड्यंत्र से। एक नास्तिक कभी भी हो सकता है हो जाए, लेकिन कम्युनिस्ट आदि कभी भी देशभक्त विचारधारा के लोग नहीं रहे, ठीक है। और एक कम्युनिस्टों ने आज से नहीं किया, उस समय से करे। सुभाष चंद्र बोस को भी उन्होंने बहुत षड्यंत्र किया कि उनको किसी तरह हम जो है अंग्रेजों का एजेंट बना दें, और उनका बड़ा अपमान भी किया था जापान जब गए थे। तो कम्युनिस्ट लोगों के ये शुरू से रहा है कि भारत की संस्कृति के ऊपर कुठाराघात करो, यहाँ के महापुरुषों को नास्तिक बना के कम्युनिस्ट घोषित कर दो, ताकि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति से जुड़ी ना पाए। वो तो सोचे कि हमारे लोग तो कम्युनिस्ट थे, नास्तिक थे, ईश्वर होता नहीं है, वेद होता नहीं है, धर्म ग्रंथ पाखंड है, हमारी संस्कृति बेकार है। ऐसा नहीं है। देखिए कमी सब जगह होती है। आपके हाथ में कोई चोट लगी है तो उतने हिस्से को ठीक किया जाएगा, ना कि पूरे शरीर को जला के फेंक देंगे। तो अंधविश्वास पाखंडों का विरोध अवश्य होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनी संस्कृति से नफरत करने लगे। इन चीजों को समझिएगा, और यही कम्युनिज्म करता है, वो आपकी संस्कृति से आपको नफरत करना सिखाता है। इसलिए इन चीजों में अंतर करना जरूरी है। तो जब काकोरी कांड हुआ तो उसमें चंद्रशेखर आजाद, बनवारी लाल, मनमथनाथ गुप्त, केशव चंद्र, मुरारी लाल, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, शचीन्द्र नाथ बख्शी, राजेंद्र लहरी आदि लोग थे, जिसमें से ये लोग तो पकड़ लिए गए, राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े गए, अशफाक उल्लाह खान आदि ये लोग पकड़ लिए गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद आदि लोग बच के निकल गए। चंद्रशेखर आजाद जी बच के निकल गए, वो पकड़े नहीं गए, ठीक है। अब आगे देखिए, अशफाक उल्लाह खान ने मजबूत हाथों से हथौड़े को एक ही बार में तिजोरी का ताला तोड़ डाला था। रुपयों की एक थैली लेकर
घटनास्थल से भाग खड़े हुए। 26 दिसंबर 25 को सारे उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी हुई। एक चीज करेक्ट करेंगे, अशफाकुल्ला खान बाद में पकड़े गए थे, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल तत्काल पकड़ लिए गए थे, ठीक है। तो वो हमने बताया था इसके पहले जब राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी पढ़ रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी वहां से निकल आए, वहां से भाग के वो झांसी पहुंच गए और झांसी में एक जगह रुके हुए थे। तो एक व्यक्ति ने उनको रहने के लिए कोठी दी, लेकिन वो अंग्रेजों से मिला हुआ था, षड्यंत्रकारी था। उसके मन में ये बात आया कि इसको रात में रुकवाए हैं, हम अंग्रेजी सरकार को बता देंगे, इसको पकड़ लेगी अंग्रेजी सरकार तो हमको ढेर सारा धन देगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये व्यक्ति जात का ठाकुर था और ये जात के ब्राह्मण थे। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ना कि ब्राह्मण विदेशी हैं, इनके घर में एसी है और ठाकुर ये हैं, वो हैं, वैश्य हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ आपके सामने घटना हो रही है कि एक व्यक्ति जात का ठाकुर है, लेकिन वो मुखबरी कर रहा है किसकी, एक ब्राह्मण व्यक्ति की जो तिवारी है, ठीक है। तो ये सब बातें प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर ये सब नहीं है, वर्ण व्यवस्था रही है। उसके बाद एक घटना घटती है कि एक व्यक्ति कानपुर नगर का सीआईडी पीछे लगा दिया गया चंद्रशेखर आजाद जी के, और वो इनके पीछे लग गया। और ये बात चंद्रशेखर आजाद जी को पता चल गई। एक बार की बात है, वही उसके घर पहुंच गए पिस्तौल लेके कि आज इसी को खत्म कर देते हैं क्योंकि हमारे पीछे लगा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद जी शंभूनाथ के घर पहुंच गए। शंभूनाथ भी सो रहा था। अचानक से उसकी पत्नी सामने आ गई, उनके पैरों में गिर गई और क्षमा याचना करने लगी और रोने लगी। ये सोचकर उन्होंने बहन मानकर उसको छोड़ दिया और वादा किया कि हम तुम्हारे पति की को जो है प्राणदंड नहीं देंगे और छोड़ देंगे। इसी बीच में भारत में एक बड़ी घटना घटती है। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने एक आंदोलन शुरू किया और वंदे मातरम की गूंज से सारे लोग जुलूस निकालने लगे। ये घटना सन 1928 को घटी और 20 तारीख को ये कमीशन लाहौर पहुंचा और वहां पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया और एक लाठी जो है लाला लाजपत राय के सर में लगी और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों ने इसे भारत का अपमान समझा और सारे क्रांतिकारियों में रोष की लहर दौड़ पड़ी। सारे लोग इकट्ठा हुए और उनसे बदला लेने की योजना बनाई। खून का बदला खून से लिया जाए, ऐसा ऐसा करके गोली मारने की योजना बनाई गई। पुलिस दफ्तर के आसपास आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की एक टोली चक्कर लगाती रही। आखिरी में साथी जयगोपाल ने सूचना दी कि स्कॉट सवेरे कार्यालय की ओर आएगा। राजगुरु और भगत सिंह को स्कॉट को मारने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अच्छा, यहाँ एक राज की बात है, अभी पता चलेगी आप लोगों को। और उन्होंने योजना बना ली। लगभग 4 बजे जयगोपाल ने अपनी साइकिल सड़क पर खड़ी की और पुलिस दफ्तर से एक अर्दली मोटरसाइकिल लेकर बाहर आया और अंग्रेज पुलिस अफसर था। जयगोपाल ने भगत सिंह को इशारा किया। भगत सिंह जी ने जो है पूरी मैगजीन खाली कर दी, वो मर गया। अगले दिन लाहौर में जिस अंग्रेजी अफसर को मारा गया वो स्कॉट नहीं सैंडर्स था। ये बात बाद में पता चली इन लोगों को, वो स्कॉट समझ के मारने गए थे। तो ये सारा आंदोलन किसके नेतृत्व में होता है? ये चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में होता है। कौन कौन गया था? भगत सिंह गए थे और एक व्यक्ति और गए थे, जयगोपाल जी। ये 2 लोग गए थे, ठीक है। और राजगुरु भगत सिंह को मारने की जिम्मेदारी सौंपी गई इसका, और जो जयगोपाल जी थे वो साथ में गए थे बताने के लिए, ठीक है। अब देखिए, पंडित राम प्रसाद के नेतृत्व में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन को ज्वाइन किया और वहां पे से ये भगत सिंह आदि भी उसी दल से जुड़े। तो ये सारी चेन इंटरलिंक कर रही है। ये अब कोई कैसे कहेगा कि ये लोग नास्तिक थे? आप लोग बताइए ना भाई। अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी सत्याग्रह प्रकाश पढ़ते थे, उनकी जीवनी में लिखा है, वो प्रभावित थे और उसी दल से सारे युवा जुड़ गए। काकोरी कांड में सब एक साथ शामिल थे। भगत सिंह ही तो बाद में जुड़े ना, पंजाब से आके। भगत सिंह बाद में जुड़े, बाकी सारे लोग तो पहले से जुड़े हुए थे। तो ये कहना कि लोग नास्तिक थे, ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। पहले से सब प्रभावित थे। और नास्तिकता अपना के कोई क्या ही देशभक्त बनेगा? जब सत्याग्रह प्रकाश में उन्होंने पढ़ा होगा, जो कि 10वें समोल्लास में स्वामी जी लिखते हैं 11वें में, कि ये आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि पत्थर है। कुछ लोग कहते थे कि पारसमणि नाम का पत्थर होता है, उसको छूने से सब सोना बन जाता है। तो स्वामी जी ने बताया कि आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि पत्थर है, जिसको छूने से दरिद्र विदेशी भी धनवान बन गए। और यही हुआ, भारत में आके कितना कुछ लूटा, सारा सोना ले गए, सरफी ले गए, कितना कुछ ले गए। तो जब ये बात तो सत्य है, और जब ऐसे वचन लोगों ने पढ़े होंगे, जब पढ़ा होगा कि हमारे देश में ये था, ऐसा ऐसा था, हम ज्ञान विज्ञान में उन्नत थे, वो तो मध्यकाल में पाखंड आया जिससे हमारा पतन हुआ, तो कोई क्यों ही देशभक्त नहीं बनेगा? तो उस समय हिंदी भाषा में पहला ग्रंथ था ये सत्याग्रह प्रकाश, और उसने लॉन्च होते ही क्रांति मचा दी। इसलिए चाहे सावरकर की जीवनी पढ़ लो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी पढ़ लो, और क्रांति के जो अग्रदूत थे ये सावरकर और राम प्रसाद बिस्मिल थे।
ये सारी लीडरशिप इन्होंने ही चालू की उधर से। उधर वो भी सत्याग्रह प्रकाश से प्रभावित थे, ये भी प्रभावित थे। हो सकता है वो और चीजें भी पढ़ते रहे होंगे, लेकिन देशभक्ति की प्रेरणा उनको सत्याग्रह प्रकाश से मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये बातें तत्कालीन हिंदी साहित्य में ऋषि ने शुरू की। और ये जो स्वदेशी का नारा जो दिया जाता है, आज आप लोग जानते होंगे कि बाल गंगाधर तिलक जी का भी जन्म जयंती है आज के दिन तिलक जी की भी जयंती है। अब उन्होंने स्वराज्य का नारा दिया था। अब ये स्वराज्य शब्द उन्होंने कहां से लिया था, कोई बता सकता है यहाँ पे? स्वराज्य शब्द उन्होंने कहां से लिया था तिलक जी ने? कोई बोल सकता है नीचे? कोई लिख सकता है नीचे? किसी को उत्तर अगर पता हो तो लिख दे। हाँ, सत्याग्रह प्रकाश से लिया था। महर्षि ने सत्याग्रह प्रकाश में जो स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया तो उन्होंने वहां से उठाया, और ये बातें वो कोट भी करते हैं जगह जगह। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में महर्षि दयानंद भारत की क्रांति के अग्रदूत तो रहे ही, इसको कोई नकार किसी नहीं सकता। ये बातें डॉक्यूमेंटेड है और तर्क प्रमाण से सिद्ध है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। लाहौर से भगत सिंह को बम बनाने की जानकारी हासिल हुई और वो कलकत्ता चले गए और वहां बम बनाने की तैयारी करने लगे। ये बात उन्होंने पत्र लिखकर चंद्रशेखर आजाद जी को भेजा भगत सिंह ने कि यहां हम बम बनाने आए। फिर आजाद भी आगरा पहुंच गए। वहां सुखदेव, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा और विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, डॉक्टर प्रसाद आदि पहले पहुंच चुके थे। आगरा में 2 मकान किराए पे आदि पे लिए, आदि और वहां पर सारी बातें होने लगी और बटुकेश्वर दत्त विधि बताने लगे बम बनाने की। इसी बीच में असेंबली कांड होता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फोड़ दिया, ये आप लोग जानते होंगे, बार बार बताना नहीं है। और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग गए। दोनों को पकड़कर फांसी की सजा सुना दी गई। ये बात पता चली इनको, चंद्रशेखर आजाद जी को। इन्होंने जान लिया कि अब इन दोनों को फांसी होकर ही रहेगी, कोई बचा सकता नहीं है। ठीक है, तो छुड़ाने का प्रयास भी किया। इसके लिए ये नेहरू के पास भी गए, लेकिन ये लोग जो थे वो शांतिवादी नीति को अपना रहे थे, अहिंसावादी। इन्होंने कोई मदद नहीं की। चंद्रशेखर आजाद जी और परेशान हो गए कि अब तो कोई मदद मिल नहीं रही है, उधर से भी नहीं मिली और ना इधर से मिली, अब क्या कर सकते हैं। इसी बीच में घटना घटती है। भगत सिंह को छुड़ाने के लिए, बम तैयार करने के लिए ये लोग एक मुहिम चलाने लगे। इसी बीच में घटना घट जाती है कि जंगल में भगवती चरण, सुखदेव, राज और शिव वर्मा बमों का निरीक्षण कर ही रहे थे कि अचानक से एक बम फट गया और इनमें से एक व्यक्ति जख्मी हो गया और बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस घटना से चंद्रशेखर आजाद जी को और धक्का लगा। यद्यपि गांधी क्रांतिकारियों का समर्थन मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता था। गांधी जी के नेतृत्व में कोई समर्थन इनको किसी प्रकार का प्राप्त नहीं हुआ। बहुत कोशिश की गांधी जी से बात करने की, उनको समझाने की, छुड़वाने की, लेकिन वो माने नहीं और ना उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ किया। बस यही बोला कि शांति रखो, शांति रखो, और इससे कुछ होने वाला नहीं था। इसी बीच में घटना और घटती है। 1930 के नवंबर में कानपुर के फूलबाग में कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन किया गया। वहां एक नेता कांग्रेस का जो है वो बुराई कर रहा था, इनकी क्रांतिकारी दलों की, और क्रांतिकारियों की निंदा कर रहा था कि ये आतंकवादी हैं। ये सुनकर चंद्रशेखर आजाद जी को गुस्सा आ गया। वो भेष बदल के वहां पहुंचे हुए थे और रिवॉल्वर उनके जेब में थी। लेकिन इसी बीच में गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जो कि एक महान क्रांतिकारी हुए, उन्होंने रोक लिया और पंडाल से बाहर लेके आए कि बेटा रुक जाओ, नहीं तो यहाँ तुमको सब पहचान लेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं। लेकिन कुछ भी सहायता ना मिल सकी। अंत में वो दिन आ ही गया। 27 फरवरी सन 1931 ईस्वी का दिन अत्यंत जो है दुखदायक था। आजाद यशपाल की साइकिल पर बैठकर बाजार की ओर जा रहे थे कि अल्फ्रेड पार्क के पास पहुंचते ही यशपाल बाजार की तरफ चले गए और आजाद उनसे घर पर मिलने का वादा कर वहीं उतर गए। तभी उनकी साथी सुखदेव राज वहां आजाद से मिलने आ गया। दोनों में बातचीत शुरू हुई थी। सुखदेव राज ने बताया कि पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, अब तुम निकल जाओ। आजकल कई मोटर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। चारों ओर से पुलिस ने उनको घेर लिया। आजाद के पास घिरता आ रहा था। आजाद ने किसी तरह अपने साथी सुखदेव को वहां से भगा दिया और पेड़ की ओट में छुप गए। तभी आजाद ने झाड़ी की ओट से पुलिसकर्मी को मार गिराया। लेकिन अकेले रिवॉल्वर थी, इतने सारे पुलिस वाले थे, वो क्या करते। देखिए, इसमें सच्चाई और भी है कि इन्हीं के दल के एक व्यक्ति ने मुखबरी की थी, धोखा दिया था और बता दिया था कि ये वहां छुपा है, इसको मार दो। और यही चीज राम प्रसाद बिस्मिल के साथ भी की गई थी। उनके भी बाद में एक मिल गया था, उसने धोखा दे दिया था। यही चलता है हमारे देश में।
उसके बाद चारों ओर से आजाद को घेर लिया गया और विकट परिस्थिति आ गई। अब चूंकि वो बचपन से ही कह रहे थे कि मैं आजाद हूं, आजाद ही मरूंगा, और उन्होंने प्रण लिया था कि एक भी पुलिस की गोली मुझे छू नहीं पाई, अंग्रेजी पुलिस की। वही हुआ। जब एक गोली बची उनके कारतूस में, तो उन्होंने कहा कि अब मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने का वक्त आ गया है, और दाएं कनपट्टी पे वो बंदूक रख के और चला दी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद जिसकी दहाड़ से कांप उठता था, वह नर केसरी पेड़ से लुढ़क गया और भारत माता की बलिवेदी पर निछावर हो गया। कहीं ये जिंदा ना हो, अचानक गोली चलाना, यानी जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद भी अंग्रेज अधिकारी कम से कम 15 से 20 मिनट उनके शव के पास नहीं गए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो थे वो डील डॉल के बहुत ही ज्यादा सक्षम पुरुष थे। उनके छाती मांसल आदि सब भरे हुए थे, और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो उन्होंने भी योग प्राणायाम से अपने शरीर को बहुत मजबूत बनाया हुआ था, क्योंकि उन्होंने वही चीज पालन किया जो राम प्रसाद बिस्मिल जी को देखा, क्योंकि जो कठोर नियम राम प्रसाद बिस्मिल ने पालन किए वही उन्होंने पालन किए। अब 14 साल का बच्चा जब जेल में, जिसको कोड़े लगाने की सजा सुनाई गई हो 16, वो बैठ के वहां दंड बैठक कर रहा हो 100 से ज्यादा, तो सोचिए उसके अंदर क्या प्रेरणा होगी। आजकल के लोग ये वाला तो होगा नहीं कि जो लोग कहते हैं कि नास्तिक कम्युनिस्ट आदि बनो। भाई वो जो देश से प्रेमी नहीं करेगा, जिसके अंदर अपने भारत के प्रति कोई भाव ही नहीं होंगे, वो क्यों इतनी मेहनत करेगा अपने देश को आजाद कराने के लिए, क्यों इतने कष्ट झेलेगा। लेकिन अंत में ये बात पता चली अन्य क्रांतिकारियों को, और पंडित मदन मोहन मालवीय ने आजाद की वीरगति का जब समाचार सुना, तो उन्होंने इलाहाबाद में अपने लोगों को पत्र भेजा, और शिव विनायक जी तुरंत आ गए और उनकी अंत्येष्टि का विधि विधान से प्रबंध कराया। और उनकी शोक में एक बड़ा लंबा हुजूम जो है उमड़ पड़ा, और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की जय बोलते हुए लोग उनके शव यात्रा में निकले और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तो उनकी मृत्यु के तक, मतलब उनकी मृत्यु हो जाने तक भी कहीं ना कहीं भारत में क्रांति का बिगुल तो बहुत तेजी से बढ़ चुका था, जिसका अंत में जाके सुभाष चंद्र बोस ने जो है कायाकल्प किया और भारत को आजाद कराया। जैसे भी आजादी मिली, जिस परिस्थितियों में भी मिली, कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद का था, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों ने आगे जाके, चाहे वो असेंबली कांड हो, चाहे सैंडर्स की हत्या हो, इन्हीं के नेतृत्व में वो हुआ। तो भारत के क्रांतिकारियों में कुछ लोगों का नाम बहुत ऊपर से लिया जाएगा। एक है उसमें से सावरकर, दूसरे हैं वो तो जेल में बंद थे, लेकिन उसके बाद भी जो बड़ा एक क्रांतिकारी, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा हब रहा है क्रांतिकारियों का। यहाँ उत्तर प्रदेश में उन्नाव, कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद, ये 3-4 जगह ऐसी है जहां पर क्रांति का बिल्कुल बिगुल फूका गया। और यहाँ के मेन कोर में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इनका बहुत बड़ा योगदान था। उत्तर भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी दल को नेतृत्व इन्होंने किया। आप लोग यदि मनोज कुमार की वो फिल्म देखेंगे, इसमें वो गीत है, ए वतन तुझको मेरी कसम, तेरी राहों में वो है ना, वो गीत है, आप लोगों ने सुना होगा। कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, इस तरह करके आता है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे भगत सिंह को भेजा गया था लाहौर से कि जाओ उनसे मिलो आजाद जी से, क्योंकि उत्तर भारत का सारा क्रांतिकारी दल वही नेतृत्व कर रहे हैं। तो भारत की आजादी में उत्तर भारत और मध्य भारत में बहुत बड़ा योगदान चंद्रशेखर आजाद जी का था और राम प्रसाद बिस्मिल का था। उत्तर भारत और मध्य भारत की सारी क्रांति को लीड करने वाले यदि कोई थे तो यही 2 ही शख्स थे, एक चंद्रशेखर आजाद और उनके जो गुरु, यानी उनके जिससे उनको प्रेरणा मिली, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, क्योंकि वो सब साथ ही में काकोरी कांड किए थे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों ने निभाई। और बाकी फिर नेताजी सुभाष चंद्र जी ने बहुत कुछ किया, आगे अलग विषय है वो। लेकिन चाहे युवा भगत सिंह हो, सबको प्रेरणा आजाद जी से ही मिली, ठीक है, और उन्हीं की बनाई हुई पार्टी आदि से मिली। तो इस बात को, सच को जानिए कि हमारे जो महान लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसकी जो विचारधारा है वो सनातन से प्रभावित थी। कोई ना कोई वेद दर्शन, वेद आदि या सत्याग्रह प्रकाश आदि से प्रभावित थे। रामायण का वो पाठ करते थे चंद्रशेखर आजाद जी। तो ये ऐसा कुछ नहीं था कि वो नास्तिक या कम्युनिस्ट थे, ये सब प्रोपेगेंडा है। क्योंकि आज़ादी भाई उसी से मिलेगी ना जो आज़ादी की प्रेरणा देगा। और उस समय हिंदी भाषा का लिखा स्वर्णिम ग्रंथ था सत्याग्रह प्रकाश, सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की और वो बहुत तेजी से, अंग्रेजों ने उस पर प्रतिबंध भी लगाया था। तो यदि, क्योंकि इतने सारे लोग उससे प्रभावित हो रहे थे क्रांतिकारी आदि, तो इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं महर्षि दयानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यदि नहीं होता तो प्रतिबंध ना लगाते अंग्रेज सत्याग्रह प्रकाश में। तो इसीलिए धन्य है भारत माता जिसने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। और इसी के साथ यही कहते हुए कक्षा समाप्त करते हैं कि आप लोग भी प्रेरणा लीजिए
और ये जो तथाकथित जो कल्चर चल रहा है कि आजकल एक फिल्म आई है जिसमें जो तथाकथित लोग मजनू बन गए हैं, लड़के लड़कियां, और थिएटर में जब वो फिल्म खत्म हो रही है तो छाती पीट के ऐसे मर रहे हैं जैसे उनके घर में मैयत है और 13वीं का आयोजन हो गया हो। तो इस सबसे कुछ नहीं है, क्योंकि ये 25 साल में इनकी मृत्यु हुई है। देखिए, अपने कनपट्टी में बंदूक मार रहा है वो बच्चा 25 साल में, कोड़े खा रहा है अंग्रेजों के। और ये अब इसके बाद अब क्या बोलें, इसके बाद कुछ बचता बोलने के लिए। इसमें गलती माँ बाप की भी है, क्योंकि वो बच्चा 14 साल की उम्र, 5 साल 6 साल की उम्र से था, और 14 साल से तो वो अपने साथियों के साथ खेलता था, तो उसकी भेंट हुई राम प्रसाद बिस्मिल के ग्रुप से, तो वो ऐसा क्रांतिकारी बन गया, योग प्राणायाम करने लगा, डंड मारने लगा, प्रभावित हुआ, आचरण सुधारा। लेकिन आजकल के बच्चों को कोई योगदान तो मिल नहीं रहा है। माँ बाप भी छपरी हो गए हैं कि बेटा ये करो, वो करो, ऐसे करो, आप पार्टी में चलो, ये करो, अरे कूल बनो, ये करो, अरे तुम्हारे को ये घड़ी पहनो, ये ऐसे करो। तो जब माँ बाप ही कुछ नहीं संस्कार दे रहे तो हम बच्चों को क्या ही दोष दें, क्योंकि जब बीज ही खराब है तो जड़ कहाँ से, मतलब पेड़ कैसे अच्छा होगा। क्योंकि सारी चीजें सिखाई नहीं जाती, कुछ अनुवांशिक गुण भी आते हैं। माता पिता के, इसीलिए गर्भाधान संस्कार में बोला ना, माता पिता के गुण ट्रांसफर होते हैं। तो माता पिता में इस तरह के संस्कार नहीं है वैदिक, ना देशभक्त का कुछ शिक्षा है बच्चों के प्रति, तो वो संतान कहाँ से वो उनकी बनेगी देशभक्त? वो वही बनेगी जो आज बन रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि देश धर्म से कोई मतलब नहीं, उल्टा ये सब बातें करो तो वो दूर भागते हैं इनसे। उनको फालतू बातें करा लो कि आज कितना कलेक्शन हुआ इसका, ठीक है। तो ये सब में ध्यान है, और उसके पीछे कारण हमारा तथाकथित वर्ग है, क्योंकि धर्म की शिक्षा हमारे यहाँ नहीं है, और मतों में है। मुसलमानों को ले लीजिए, ईसाइयों को ले लीजिए, उनका बच्चा देश धर्म के, उनका जो देश धर्म के प्रति दृष्टिकोण है वो पढ़ता है। भाई उनकी पुस्तक में जो भी लिखा हो, जैसा भी लिखा हो, जैसा भी गलत हो, चाहे गलती हो, वो सिखा तो रहे हैं अपने बच्चों को मदरसे में, वो कॉन्वेंट में सिखा रहे हैं। वो अपने बच्चों में अरब के प्रति आस्था भर रहे हैं कि तुम्हारी आस्था सदा अरब के प्रति रहेगी, क्योंकि वहीं पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। वो आस्था भर रहे हैं कि तुम्हारी आस्था सदा वेटिकन सिटी की ओर रहेगी, क्योंकि वहीं पे इनका जन्म हुआ था, पैगंबर ईसा मसीह आदि का। हुआ था कि नहीं वो अलग विषय है, लेकिन हमारी आस्था कहाँ है? कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों में कुछ भरा ही नहीं जा रहा है। कहाँ आस्था कहाँ ले जाएंगे अपनी? रामकृष्ण क्या कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा बच्चों को। ये चंद्रशेखर आजाद के बारे में कितने लोग जानते होंगे कि वो कहाँ से जुड़े थे, उनमें बीज कैसे पड़ा देशभक्ति का? कोई जानता होगा? नहीं जानता होगा। तो ये विडंबना है हिंदू समाज की, कि जिसका ध्यान बस आडंबरों में लगा हुआ है कि घर से निकलिए, हाथ जोड़िए, घर चले, यही धर्म है। तो जब यही धर्म बता दिया जाएगा तो माता पिता भी संस्कार नहीं देंगे, क्योंकि वो भी अंधविश्वासी और पाखंडी हो जाएंगे। उनको यही रहेगा कि बस लड़के की नौकरी लग जाए, उसके लिए हम 4 जगह माथा टेकें और 10 जगह सर पटकें, और छोटी छोटी कोई मुसीबत आएगी घर में तो वो लोग डर जाएंगे। फिर वो कहेंगे कोई कि भूत प्रेत का साया है या कोई ग्रह दशा खराब है, फिर नाना प्रकार के अनुष्ठान कराएंगे, उसमें और फंसेंगे। लेकिन जो लोग देश के लिए मर रहे थे, जो कोड़े खा रहे थे, तो क्या उनको इस चीजों से डर लगता था? अगर वो ग्रह दशा से डरते, भूत प्रेत से डरते तो देश को आजाद करा लिए होते। तो इन चीजों को समझिए कि ये सब अंधविश्वास पाखंड है। कभी किसी क्रांतिकारी का भूत नहीं आता किसी के अंदर, गरीबों के अंदर ही आता है। तो इसमें गलती माँ बाप की है, क्योंकि वो भी संस्कारित नहीं है और ना वो वैदिक शिक्षा उनमें है, तो बच्चों को क्या ही शिक्षा देंगे। तो इसीलिए आप लोग शिक्षित होइए और आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करिए। इसी शब्दों के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। इति ओम शम। बोलिए महान क्रांतिकारी अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी की जय। ओम। हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम